हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं बेलर्स के राइट्स को कवर करूंगी। पिछली वीडियोस में हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी अब तक, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। आप वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को समझना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आओगे तो आपको नहीं समझ आएगा कुछ भी। तो पहले उसको देखो, फिर इसको देखना। स्टिल मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, कौन कौन से होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज को स्टार्ट किया था। प्लेज मैं सोच रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँ, बिकॉज प्लेज थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है फ्रॉम बेलमेंट। आज बेलमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, बेलमेंट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आज। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ हमने क्या क्या किया है। बेलमेंट में हमने उसके मीनिंग समझ रही हैं, उसके फीचर्स, उसकी कंडीशंस, उसके टाइप्स, ये सब हमने कवर कर लिया है। बेलर्स की ड्यूटीज क्या क्या है, बेली के राइट्स क्या हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं बेलर्स के राइट्स, दैट इज बेली की ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग, इन सबको डिस्कस करेंगे। इनको समझते हैं अच्छे से विद एग्जाम्पल्स। बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप सबके माइंड में क्या आ रहा है बेलर्स के राइट्स को सोचकर? बेलर वो होता है जिसके गुड्स होते हैं और वो अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को, दैट इज बेली को, देता है। तो बेलर का क्या राइट होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए? आप खुद सोचो एक बार। जो लॉ मेकर है ना, उसके दिमाग में चलो, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये लॉ क्यों बनाया है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। आप लॉ को रटो मत, उसको समझो, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से लॉ के प्रोविजंस को समझ पाओगे। नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, रटते जाओगे एंड इट विल नॉट वर्क। कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेगा, उसके बाद आप सब भूल जाओगे। तो आपको सबसे पहले लॉ मेकर के माइंड में क्या चल रहा है वो सोचना पड़ेगा। अब बेलर का राइट्स है गाइस, मतलब सीधी सी बात है कि उसके गुड्स हैं वो ठीक ठाक हों, सही सही गुड्स उसको वापस मिले, वही सेम एग्जैक्ट गुड्स मिलने चाहिए, डैमेज ना हो, टाइम पर मिल जाए। ये सब होते हैं। आई गेस आप सबके माइंड में ये चीजें तो आई होंगी। ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, अभी मैं लॉ में घुस नहीं रही हूँ। अभी मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सबके माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या बेली की ड्यूटीज हैं, क्या बेलर्स के राइट्स हैं, उसको बेली कब कंपेंसेट करेगा बेलर्स को, वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। First right is Bailey's right to receive compensation from Bailey if goods are damaged due to Bailey's unauthorized use of the goods or Bailey not acting like a man of ordinary prudence. इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, बट पहले मैं थोड़ा प्रोविजन क्लियर करती हूँ आपको। बेला का राइट है कि वो कंपेंसेशन रिसीव करे बेली से अगर बेली ने उसको गुड्स डैमेज करके वापस दिए हैं। वो भी सिर्फ दो ही कंडीशन होंगी, अगर गुड्स डैमेज हुए हैं ड्यू टू अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, मतलब बेलर ने उसको बोला था तुझे मेरे गुड्स को इस तरीके से यूज करना है, बट बेली ने अपना दिमाग लगा के कोई और तरीके से यूज कर लिया, या जो बेलर ने उसको बोला था ऐसे तुझे काम करना है बट वैसे उसने नहीं किया, उसने कुछ उल्टा ही कर दिया। ठीक है, तो वो अनऑथराइज्ड यूज कहलाया जाएगा। तो अगर बेली ने अनऑथराइज्ड वे में काम करके उस गुड्स को डैमेज कर दिया और फिर बेलर को वापस लौटा रहा है, तो वो उसके लिए कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है बेली से। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो ऑथोराइज्ड वे में काम कर रहा है, मतलब बेलर ने उसको जिस हिसाब से काम करने के लिए बोला था उसने उसी वे में काम किया है एंड स्टिल गुड्स आर डैमेज्ड, तब वो कंपेंसेशन बेलर रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बेलर को ही नुकसान होगा और बेलर बेली से नहीं मांग सकता कुछ भी। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट इज, अगर बेली इज नॉट एक्टिंग लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, इसका मतलब ये है कॉमन बंदा जो
कॉमन सिचुएशन में करता, या अगर ऐसी सिचुएशन आती जो मैं भी एग्जांपल्स के साथ आपको डिस्कस करूंगी, अगर सिचुएशन आती तो जो बंदा नॉर्मली उस काम को करता, अगर इस बेली ने उस तरीके से काम नहीं किया है तो भी बेलर उससे कंपनसेशन रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज मिस्टर ए गेव हिज कार टू मिस्टर बी फॉर ड्राइविंग इन मुंबई। ठीक है, अब ये ए ने, जो बेलर है, उसने बोला सिर्फ मुंबई में तुझे कार चलानी है। ठीक है, उसने अपनी गाड़ी दी है सिर्फ मुंबई में चलाने के लिए। मिस्टर बी वॉज ड्राइविंग द कार केयरफुली इन मुंबई। ठीक है, अब जो बेली है उसने केयरफुली, ध्यान से मुंबई में ही चलाई है, मतलब ऑथोराइज्ड वे में उसने काम किया है। बट ट्रक बम्प्ड इनटू द कार एंड कार गॉट डैमेज्ड। ठीक है, अब ट्रक ने गाड़ी को खराब कर दिया और कार पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। बट मिस्टर ए ने जो बोला था, मिस्टर बी ने उस हिसाब से ही काम किया है। ठीक है, ऑथोराइज्ड वे में उसने काम किया है, कुछ उसने गलत नहीं किया। He is acting like a man of ordinary prudence। तो इस केस में बेलर ही लायबल होगा, जो भी नुकसान होगा बेलर को ही भुगतना पड़ेगा। लायबल इन द सेंस मतलब बेलर को ही नुकसान होगा, बेली इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, बेली की कोई गलती ही नहीं है। ठीक है, जो नुकसान है वो बेलर का ही है। बेली विल नॉट बी लायबल बिकॉज इट वॉज एन ऑथोराइज्ड यूज एंड बेली एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। आपको सिर्फ दो ही कंडीशंस देखनी है, जब बेली जो है वो तभी रिस्पॉन्सिबल होगा, नंबर 1 अगर उसने अनऑथोराइज्ड यूज किया है, नंबर 2 ही वॉज नॉट एक्टिंग लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सिर्फ इन दोनों केसेस में ही बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी केसेस में नहीं होगा। नंबर 2, what if in above example Mr. B drove the car from मुंबई टू चेन्नई। अब वो बेली मुंबई से चेन्नई लेके चला गया कार, बट मिस्टर ए ने तो उसको बोला था सिर्फ मुंबई में ही तू कार चला सकता है, बट वो चेन्नई लेके चला गया। अब ये ऑथोराइज नहीं है, ये अनऑथोराइज्ड काम उसने कर लिया है। ठीक है, एंड कार गॉट डैमेज्ड। तो इन दिस केस बेली, जो मिस्टर बी है, वो लायबल होगा बिकॉज इट वॉज एन अनऑथोराइज्ड यूज। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट में नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इफ इन अबव केस मिस्टर ए गेव हिज कार टू हिज ब्रदर एंड इट गॉट डैमेज्ड। अब मिस्टर ए ने गाड़ी उसके भाई को दे दी एंड इट गॉट डैमेज्ड। आई गेस कुछ गड़बड़ है इसमें, ये मिस्टर ए नहीं होगा, ये मिस्टर बी होगा। करेक्ट कर लेना इसको, ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने अपनी कार उसके भाई को दे दी चलाने के लिए और फिर वो डैमेज हो गई कार। तो इन दिस केस बेली ही लायबल होगा, मतलब मिस्टर बी ही लायबल होगा, क्योंकि उसने अनऑथोराइज्ड काम किया है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार चलाने के लिए दी थी, बट मिस्टर बी ने आगे अपने भाई को दे दी, तो ये अनऑथोराइज्ड हो गया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना गाइस। नेक्स्ट इज what if Mr. B was driving in Mumbai recklessly without using his hands। अब ये भी अनऑथोराइज्ड काम हो गया, तो बेली जो है मिस्टर बी वो लायबल होगा एज ही डिड नॉट एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑलराइट, आई बिलीव आपको ये फर्स्ट प्रोविजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइट जो है, व्हेन बेली मिक्सेस हिज ओन गुड्स विद द बेलर्स गुड्स। ये बहुत इजी है गाइस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों कंबाइंड है। ठीक है, इनको मैं ऐसे समझाती हूँ। मान लो बेली ने, जो बेलर ने गुड्स दिए थे बेली को, बेली ने अपने ही गुड्स के साथ उनको मिक्स कर दिया है, तो बेलर का क्या राइट होगा उसमें। ठीक है, तो मान लो बेलर का कंसेंट ऑब्टेन कर लिया गया था, मिक्स करने से पहले बेली ने बेलर से पूछ लिया कि क्या मैं अपने गुड्स को तेरे गुड्स के साथ मिला लूं। अगर बेलर ने उसको परमिशन दे दिया तो जो भी बेलर का जो भी शेयर होगा, जो भी एग्रीड शेयर होगा, या जो भी उन दोनों के बीच में आपस में बात हुई होगी, उतना उसको वापस देना होगा बेली को। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो सेकंड है हमारी राइट वो ये है, बेलर कंसेंट अगर ऑब्टेन कर दिया गया है तो उसका राइट है बेलर का कि वो रिसीव करेगा एग्रीड शेयर इन द मिक्सचर। नेक्स्ट, अगर बेलर का कंसेंट ही ऑब्टेन नहीं किया गया था और बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स कर दिया है, और गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं,
तो अगर गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं तो बेली जो है उन गुड्स को सेपरेट करेगा और जो भी सेपरेशन की कॉस्ट होगी वो बेली खुद ही बेयर करेगा और बेलर को उसके जो ओरिजिनल गुड्स हैं जो बेलर ने बेली को दिए थे वो वापस उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। जब बेली, मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, जब बेली अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स कर देता है तब क्या क्या होगा। नंबर 2 हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर बेलर का कंसेंट बेली को मिल गया था तब तो जो भी उनके बीच में एग्रीड हुआ था, जो भी बेलर का जो भी शेयर था या जो भी अगर वो मिक्स हो गया है वो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो जो भी उनके बीच में आपस में एग्रीड हुआ है उतना वो उसको वापस दे देगा। बट अगर कंसेंट ही ऑब्टेन नहीं किया गया, बेलर से ऑब्टेन ही नहीं किया, बेली ने बिना परमिशन लिए अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स कर दिया है, तो बेली ही गुड्स का जो भी सेपरेशन कॉस्ट होगी उसको बियर करेगा। ठीक है, सारा बर्डन बेली पे होगा और जो बेलर का ओरिजिनल गुड्स थे वो वापस उसको लौटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर बेलर का जो कंसेंट है वो ऑब्टेन नहीं किया गया एंड गुड्स को सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में ये था कि हम गुड्स को सेपरेट कर सकते थे बट इस केस में हम गुड्स को सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेलर जो है वो बेलर को रीजनेबल कंपेंसेशन मिलेगा, मतलब जो भी गुड्स बेलर ने बेली को दिए थे, ठीक है, उनका जो भी मार्केट रेट होगा या जो रीजनेबल कंपेंसेशन जो होगा वो वापस बेली बेलर को देगा। ठीक है, आई होप आपको हर चीज क्लियर हो रही है। मैं इनको एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए बेल्ड 100 bales of cotton with his mark on it. ठीक है, to Mr. B. Mr. B mixed his own bales of cotton with those of Mr. A without Mr. A's permission. ठीक है, अब इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर बी जो है वही सेपरेशन कॉस्ट बियर करेगा और जो भी ओरिजिनल कॉटन बेल्स थी वो मिस्टर ए को वापस लौटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर ए बेल्ड 100 kgs of cape flour to Mr. B. He mixed them with his country's flour without Mr. A's consent. So आप खुद सोचो गाइस, क्या अगर फ्लोर मिक्स हो जाए तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? No, it's not possible. So since separation is not possible, Mr. A is entitled to receive reasonable compensation. जो भी मार्केट का रेट होगा वो उसको मिल जाएगा। Now, fifth right, that is bailor's right to terminate contract of bailment in following cases. बेलर का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर सकता है इन केसेस में। नंबर 1 केस, अगर बेली अनऑथोराइज यूज कर रहा है गुड्स का। ठीक है, अनऑथोराइज यूज हमने पहले भी पढ़ा है, ये रहा, बट इस केस में ये था कि गुड्स डैमेज हो गए थे। ठीक है, कुछ डैमेज होने की वजह से हमें पता चला कि अगर बेली अनऑथोराइज यूज कर रहा है तो बेलर जो है उसे कंपनसेशन रिसीव कर सकता है। बट अगर बेलर को पहले ही पता चल गया कि अनऑथोराइज यूज हो रहा है गुड्स के डैमेज होने से पहले, तो वेट थोड़ी करेगा कि गुड्स डैमेज हो जाए फिर मैं उससे कंपनसेशन लूँ। नो, अगर उसे पहले ही पता लग गया कि अनऑथोराइज्ड वे में काम किया जा रहा है उसके गुड्स के साथ, तो बेलर टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। इट्स वेरी ऑब्वियस, वो वेट नहीं करेगा कि हाँ मेरे गुड्स डैमेज हो मैं उसे कंपनसेशन लूँ, केस लड़ूँ। नो, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा पहले। नेक्स्ट, अगर बेली मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकता है बेलर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस पेमेंट, बेलर जो है टर्मिनेट कर सकता है किसी भी टाइम पे। ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि बेलर की ड्यूटी है कि अगर ग्रेटिट्यूअस पेमेंट में अगर वो पहले ही कैंसिल कर देता है, मतलब वो किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ग्रेटिट्यूअस पेमेंट में अगर वो कैंसिल कर देता है और बेली को कोई भी नुकसान होता है तो बेलर उसको पे करेगा, मतलब कंपनसेशन देगा। और ये उसका राइट भी है, अधिकार भी है बेलर का कि वो ग्रेटिट्यूअस पेमेंट में कभी भी कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ बेलमेंट। जब पीरियड ही खत्म हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नए एग्जाम्पल मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं बट इट्स वेरी इजी। अगर बेली मर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, अगर अनऑथराइज यूज कर रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। ग्रेटिट्यूअस पेमेंट तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। और एक्सपायर हो जाए पीरियड
तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट राइट, बेलर्स राइट टू रिसीव increased or profits in goods bailed. Unless there is a contrary contract, any increased profit in the goods bailed shall belong to the bailor. आप एक बार खुद पढ़ो, इसे समझो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, इसको समझो और सोचो कि क्या हो सकता है। मैं 1 मिनट में आई बस। I'm back. I needed some water. सुना, समझ आया आपको? बेलर का क्या राइट है, मैं समझाती हूँ। देखो, मान लो बेलर ने बेली को अपनी, चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाती हूँ। ये रहा एग्जाम्पल, मिस्टर ए गिव्स हिज काउ टू मिस्टर बी टू बी लुक्ड आफ्टर। ठीक है, मिस्टर ए ने अपनी जो काव है वो मिस्टर बी को, बेली को दी थी। अब काव ने काफ को बर्थ दिया। ठीक है, अब बोथ काव एंड काफ मस्ट बी रिटर्न टू मिस्टर ए। ठीक है, इसमें ये है कि जो भी गुड्स बेल किए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में काव बेलर ने बेली को दी थी। अब अगर काफ को बर्थ दिया है काव ने, तो वो जो भी इंक्रीज हुआ है या जो भी प्रॉफिट हुआ है गुड्स दे करके बेलर को, वो वापस बेलर को ही मिलेगा। इट बिलोंग्स टू बेलर नॉट बेली। ठीक है, वो बेली का नहीं होगा। अगर मान लो बेलर ने बेली को दिया, फिर बेली बोलता है कि नहीं ये काफ मेरे यहाँ ही पैदा हुई है तो ये मेरी होगी, नो, बेलर का ही है तो बेलर को ही मिलेगा, बेली को नहीं मिलेगा, बेली का राइट नहीं है। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो बेलर ने ही बोल दिया बेली को, ठीक है अगर तेरे पास काफ होता है, तेरे पास काफ पैदा होगा तो ये तेरा होगा, बाकी काव मेरी होगी, काव मुझे मिल जाएगी, तब तो ठीक है, इट इज एक्सेप्टेबल अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इट बिलोंग्स टू बेलर और बेलर को वापस मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक और चलो पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज, व्हाट इफ इन अबव एग्जांपल इट वाज एग्रीड बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एट स्टार्टिंग ओनली दैट इफ काउ गिव्स बर्थ टू काफ देन मिस्टर बी विल कीप इट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ था। इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट डिमांड काफ बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी, ये मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो उसे। मान लो बेलर ने कोई लोन लिया है, ठीक है, बैंक से, और बैंक वालों को शेयर्स उसने दे दिए। ठीक है, उसने प्लेज किए, अपने शेयर्स दिए हैं। तो शेयर्स के, मान लो उसने रिलायंस का या टाटा का किसी का भी शेयर दिया है। ठीक है, अब रिलायंस का बोनस शेयर आ गया। ठीक है, और बोनस शेयर्स मान लो 100 बोनस शेयर्स मिल गए उसको, बेलर को, बट वो जो शेयर्स हैं वो बैंक के पास गिर भी हैं। अब बैंक वाले क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारे शेयर्स हैं। अगर बेलर उनको पैसे लौटा देता है, प्रिंसिपल अमाउंट दे देता है, इंटरेस्ट भी दे देता है, ठीक है, तो बैंक जो है बेलर को उनके शेयर्स के साथ साथ जो बोनस शेयर्स रिसीव हुए हैं वो भी वापस देगा। ठीक है, बैंक वालों का कोई राइट नहीं है कि वो बोनस शेयर्स को भी अपने पास रखे, वो भी उनको वापस लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गई होंगी चीजें। नेक्स्ट 7th पॉइंट, दैट इज बेलर्स राइट इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस पेमेंट। ये हम पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, मैं दोबारा समझा देती हूँ। बेलर हैज अ राइट टू रिकॉल हिज गुड्स बैक एनी टाइम इवन बिफोर द बेलमेंट पीरियड एक्सपायर्स, but in doing so, if Bailey suffers any loss, then Bailor is also liable to compensate for such loss to Bailey. अगर मान लो बेलर का पास राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और अपने गुड्स कभी भी मंगा सकता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट में। ठीक है, और अगर कोई भी नुकसान होता है इससे बेली को, अगर बेलर मंगा लेता है वापस गुड्स और बेली को कोई भी नुकसान होता है तो बेलर को कंपेंसेट करना पड़ेगा बेली को। ठीक है, ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो आई गेस आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नाउ ये हमारे सारे बेलर्स के राइट्स कवर हो चुके हैं। बेलमेंट इज ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ सारे बेलर्स के राइट्स ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। नंबर 1, बेलर का राइट है कि वो कंपनसेशन रिसीव करेगा बेली से अगर गुड्स उसने डैमेज करके उसको दिए हैं। 2 केसेस में, एक अनऑथोराइज्ड यूज किया उसने, नंबर 2 ही वॉज नॉट एक्टिंग लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, नंबर 2 गुड्स अगर मिक्स किए हैं बेली ने तो दूसरा राइट है कि बेला का कंसेंट ऑब्टेन किया गया था तो एग्रीड शेयर उसको मिलेगा, जो भी उनके बीच में एग्रीड हुआ है उतना उसको शेयर मिल जाएगा। अगर कोई कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया गया था और गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं तो बेली ही सेपरेशन कॉस्ट उठाएगा और ओरिजिनल गुड्स जो है बेलर को वापस दे देगा। नंबर 4, अगर बेलर का कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया था और गुड्स सेपरेट भी नहीं हो सकते, ठीक है, तो बेलर को रीजनेबल अमाउंट या रीजनेबल कंपेंसेशन मिल जाएगा फ्रॉम बेली। नेक्स्ट, बेलर का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। पहला किन किन केसेस में, नंबर 1 अगर बेली अनऑथोराइज यूज कर रहा है तो, अगर बेली की डेथ हो जाए तो, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में कैंसिल किया जा सकता है बट उसका कंपेंसेशन भी पे करना पड़ेगा अगर नुकसान हो जाता है बेली को तो, और अगर बेलमेंट का पीरियड ही एक्सपायर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, बेलर का राइट है कि जो भी इंक्रीज हुआ है या जो भी प्रॉफिट हुआ है उसने जो भी गुड्स बेल किए थे वो उसको वापस मिल जाए। अगर कोई कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट है तब केस डिफरेंट होगा, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेलर को वापस मिल जाएगा। नंबर 7, बेलर का राइट है कि ग्रेटिट्यूड पेमेंट में कि वो कैंसिल कर सकता है, किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकता है। नाउ आई होप आपको सारे राइट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ये ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको कवर करने में। तो ये क्या है पहले आप खुद बताओ। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। एक्सप्रेस वो होते हैं जिसमें हम ओरली समझाएं, मतलब ओरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या फिर रिटर्न हुआ हो। ठीक है, इस केस में अगर जो फाइंडर है, जो किसी के गुड्स खो गए और जिसको गुड्स मिले हैं उस पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसके राइट्स क्या क्या होंगे, जिसको भी गुड्स मिले हैं उसके क्या क्या राइट्स हैं। पहले खुद सोचो गाइस, प्रोविजन मत पढ़ो, पहले खुद सोचो कि क्या क्या राइट हो सकते हैं जिसको गुड्स मिले हैं। और खुद सोचो पहले, मैं उसके बाद बताऊंगी आपको। 2 मिनट दे रही हूँ आपको, सोच लो। चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले ये है, अगर जिसको गुड्स मिले हैं ना उसको उसका ड्यूटी है कि वो सबसे पहले ढूंढे कि ये गुड्स किसके हैं। ठीक है, पहले तो वो ढूंढेगा उसको। ठीक है, नहीं मिल पाता तो पुलिस कंप्लेंट करे या पुलिस में जो भी उसको गुड्स मिले हैं वो वहाँ जमा करा के आए। ठीक है, या फिर अगर उसको मिल जाता है, जो ओनर है, ट्रू ओनर जो है गुड्स का, अगर वो मिल जाता है उसके पास जाए, उसको गुड्स वापस करे और उससे क्लेम करे, उससे मांगे कि अगर कोई भी खर्चा हुआ है उसका, जो भी उसने गुड्स को उसके संभाला है, तो वो उससे मांग सकता है। ये उसका राइट है कि वो मांग सकता है कि यार मैंने इतना खर्चा किया है तेरे गुड्स को संभालने में, तो अब तू मुझे उसका उतने पैसे दे दे। ठीक है, तो अगर वो उसको पैसे दे देता है, ठीक है, तो चलो ठीक है, उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको अपना गुड्स मिल जाएंगे। बट अगर वो पैसे नहीं देता, सपोज मान लो अगर वो नहीं देता है पैसे, वो बोलता है कि जितने के तो गुड्स नहीं उतने तो तू मुझसे पैसे मांग रहा है, तो मैं तुझे पैसे क्यों दूं। तो इस केस में जो फाइंडर है गुड्स का, वो या तो गुड्स को अपने पास रख लेगा, बोल देगा ठीक है तू छोड़ दे, देखो पैसे नहीं देने मत दे, मैं वो गुड्स अपने पास रख रहा हूँ, या तो वो गुड्स अपने पास रख लेगा। या नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो केस कर देगा, बट नो गाइस, केस वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये राइट नहीं है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स का कि वो केस नहीं कर सकता है। अगर मान लो जो ओनर था गुड्स का, अगर वो कोई रिवॉर्ड दे देता है, वो न्यूज़पेपर में छाप देता है या टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट दे देता है कि जिसको भी मेरे गुड्स मिले वो मेरे पास आए, मैं उसको 5,000 या 10,000 रिवॉर्ड में दूंगा। ठीक है, इस केस में जिसको गुड्स मिले हैं वो जाता है ओनर के पास और उसको गुड्स वापस देता है, और उस केस में अगर ओनर रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है कि मैं तुझे अपने गुड्स मैं तुझे नहीं दूंगा,
रिवॉर्ड नहीं देने वाला, तो मेरे को मेरे गुड्स दे। तो उस केस में जो भी फाइंडर है वो स्यू कर सकता है, वो उसको कोर्ट लेकर जा सकता है, वो उससे लड़ सकता है कि तूने रिवॉर्ड अनाउंस किया था, अब तू मुकर रहा है अपनी बात से, अब तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो इस केस में वो स्यू कर सकता है। बट अगर कोई रिवॉर्ड उसने अनाउंस ही नहीं किया था तो उस केस में वो उसको नहीं स्यू कर सकता, बस उसके पास ये राइट है कि वो अपने पास उन गुड्स को रख ले। ठीक है, मैं इसको एक बार पढ़ के आपको समझाती हूँ। इफ, देखो दो केसेस है, इफ नो रिवॉर्ड वॉज अनाउंस्ड बाय द ओनर, नेक्स्ट इफ रिवॉर्ड वॉज अनाउंस्ड बाय द ओनर। अगर कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया गया है तो फाइनर जो है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए उससे पैसे मांग सकता है जो भी उसने खर्चा किया है, फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स इन सेफ कस्टडी एंड फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर। जो भी उसका खर्चा हुआ है उस ओनर को ढूंढने में या उन गुड्स को सेफ कस्टडी में रखने के लिए, वो सारे के सारे पैसे वो मांग सकता है ओनर से। बट अगर ओनर रिफ्यूज कर देता है कि मैं तुझे पैसे नहीं देता, तो फाइनर जो है उन गुड्स को अपने पास रख सकता है, लेकिन स्यू नहीं कर सकता ओनर को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आ जाते हैं। वो नहीं स्यू कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ रिवॉर्ड वॉज अनाउंस बाय द ओनर। ठीक है, अगर रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था, ठीक है, तब क्या होगा, फाइनर जो है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है और स्यू भी कर सकता है ओनर को, अगर वो उसको रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है देने से। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन सेल गुड्स इफ। देखो, जो भी फाइंडर है गुड्स का, जो जिसको भी गुड्स मिले हैं, वो उन गुड्स को बेच भी सकता है कुछ कंडीशंस में। ठीक है, पहली कंडीशन, ओनर अगर पूरी कोशिश करता है, नहीं, ओनर कुड नॉट बी फाउंड इवन आफ्टर प्रॉपर डिलीजेंस। अगर जो फाइंडर है वो पूरी कोशिश करता है ओनर को ढूंढने की, बट ओनर उसको नहीं मिलता है। ठीक है, और ये और है, ठीक है, या तो वो ढूंढे, पूरी कोशिश करे और ओनर उसको नहीं मिले, या फिर जो ओनर है वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं तुझे एक्सपेंसेस नहीं दूंगा। ठीक है, जो तुझे करना है तो कर ले, तो वो तो अपने पास गुड्स रख लेगा। ठीक है, और उनको बेच भी सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो उसी केसेस में बेच सकता है। यहाँ एंड लिखा है। ठीक है, या तो वो सुनो, या तो वो गुड्स को ओनर को ढूंढे, ठीक है, नहीं मिल रहा ओनर, तो वो बेच सकता है, लेकिन ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी बेच सकता है, वरना वो गुड्स को नहीं बेच सकता। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन इज, जो फाइंडर है गुड्स का, उसको लॉफुल एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं उस गुड्स में, वो 2/3 है गुड्स की वैल्यू के। ठीक है, जो भी मतलब समझ लो उसने सेफ कस्टडी में रखा, या उसने जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको संभालने के लिए गुड्स को, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 2/3 जितनी भी उसकी वैल्यू है ना गुड्स की, उससे 2/3 उसके खर्चा हो रहा है उन गुड्स को संभालने में, तब तो वो गुड्स को बेच सकता है। या फिर अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, जो सड़ जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, जिनका जो पीरियड होता है कि गुड्स खराब नहीं होंगे, जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो उन केसेस में वो गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, मैं दोबारा से समझाती हूँ, जो भी फाइंडर है लॉस्ट ऑफ गुड्स का, जो भी जिनके गुड्स खो गए हैं और जिसको मिले हैं, जो फाइंडर है उन गुड्स का, वो 2 कंडीशंस में गुड्स को सेल कर सकता है। नंबर 1, अगर उसने पूरी कोशिश की ओनर को ढूंढने की, या फिर ओनर ने मना कर दिया कि मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला, तो वो 2 कंडीशंस में उनको बेच सकता है। नंबर 1, अगर गुड्स पे जो खर्चा हो रहा है वो 2/3 खर्चा हो रहा है जो भी गुड्स की वैल्यू है उसका, या फिर गुड्स जो है पेरिशेबल नेचर के हैं। ठीक है, आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लेज को कवर करूंगी। प्लेज थोड़ा सा मतलब बेलमेंट से वैसे मिलता जुलता है, कंसेप्ट है, बट थोड़ा इससे डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको वीडियो में कवर नहीं किया है। सो आप जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं ऐसे ही हर दूसरे दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद बहुत सारे लॉज हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, आप सबको पढ़ाऊंगी। एंड मैं कोई समरी नोट्स वगैरह आपको नहीं दे रही हूँ, ये प्रॉपर फुल फ्लेज्ड क्लासेस हैं जो मैं आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है, ये टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.